जय हिंद बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो क्लास है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है और सोशल साइंस में एक सेगमेंट आता है ज्योग्राफी। आज उसका एक चैप्टर हम लोग रेज करेंगे ऑन डिमांड। ये बच्चों की एक इच्छा थी कि इस पर हम आपको कुछ अपना व्यू दें, कुछ समझाएं। तो एक मेरी कोशिश है आप लोगों के लिए और एकदम कंप्लीटली आपको याद हो जाएगा। एक बात और कहना चाहेंगे कि क्लास 10th के लेवल तक आपको सिर्फ एनसीईआरटी की ही पॉइंट और टॉपिक को टच करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि कितना लिखना है। जो पूछता है उसको आप सेटिस्फाइड कर दीजिए, चाहे जितने वर्ड्स में जितने भी सेंटेंस में कर सकते हैं वही उसका आंसर होगा। ये कतई मत सोचिए कि इस पर इतना मार्क्स से लाट है तो इतना लिखना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल पहले तो निश्चिंत रहिए और एकदम मत ये सोचिए कि किस बुक से पढ़ें, किससे पढ़ें। नहीं, एनसीईआरटी की जो टॉपिक है सिर्फ उसी को टच करिए, उसी को पढ़िए और उसी को समझिए। अपने न समझ में आए तो किसी से पूछे, लेकिन उसी तक रहिए, बस जैसे आज मैं आपको समझा रहा हूं। और इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा। इसमें कंप्लीट करने में कुछ सेगमेंट्स लगेंगे, आप देखते रहिए। चलिए तो हम स्टार्ट होते हैं। तो चैप्टर का नाम है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ज्योग्राफी में आपका एक चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, एकदम सिंपल शब्दों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें से सीधे एकदम टॉपिक पे आते हैं, इधर उधर नहीं। पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए, आपको लिखना है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप सुनते जाइए। मान लीजिए कि आपको आटा बनाना है। आप जानते हैं कि आटा कहां से बनता है, कैसे बनता है। आटा किस चीज से बनता है? गेहूं से बनता है। मान लीजिए गेहूं का मूल्य कितना है, सपोज 20 रुपया प्रति किलोग्राम। और जब गेहूं से आपने आटा बना लिया तो आटा का मूल्य कितना हो गया, मान लीजिए 25 रुपया। तो गेहूं से आटा का मूल्य कितना अधिक है, 5 रुपया। तो जैसे ही गेहूं आटा में चेंज हुआ वैसे ही उसका भाव बढ़ गया। तो उसमें 5 रुपया वैल्यू का एडिशन हो गया। किस प्रोसेस में? गेहूं से आटा बनने में। इस प्रोसेस को ही मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। हमारे ख्याल से एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ये कहना चाहूंगा, मान लीजिए कि जो वर्ड्स आप याद किए हैं, जो परिभाषा आप याद किए हैं बताने के लिए, वो भूल गया। इसी तरह से एग्जाम्पल कभी भूलता नहीं। जैसे अभी मैंने कहा, तुरंत आ जाएगा, हाँ हाँ सर ने आटा की बात की थी, वो कहानी याद आ जाएगा। आप उसी को लिख दीजिए। इसी तरह से एकदम कंप्लीट फुल मार्क्स मिलेगा। ना हो तो लिख करके एक बार बोर्ड से पहले आप अपने टीचर से चेक करा लीजिए और पूछिए कि सर सही है कि गलत है। दूसरी बात, अब इसी को हम कहेंगे मीनिंग में। तो मीनिंग में क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल है, जब उसको हम किसी ऐसे दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे जिससे उस रॉ मटेरियल की वैल्यू बढ़ जाए, उस प्रोसेस को ही मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। एकदम सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रोसेस में रॉ मटेरियल के साथ जो भी मशीन वगैरह वगैरह, लेबर वगैरह, जो फैक्टर्स उनका हमने इस्तेमाल किया, उन्हीं के माध्यम से व्हीट आटे में चेंज हो गया। व्हीट का ओरिजिनल रूप खत्म हो गया, व्हीट कन्वर्ट हो गया आटे में, जिसकी वजह से आटे की वैल्यू व्हीट से अधिक हो गई। और वही जो एडिशन हुआ व्हीट में,
वैल्यू का जब ये आटा बना, तो तब जिस वजह से हुआ उसको ही क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अब हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा पॉइंट रेज करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वास्तव में इंडियन इकोनॉमी को 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अब दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया कि मैन्युफैक्चरिंग किस सेक्टर, इकोनॉमी के किस सेक्टर में आता है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन भी देगा तो चाहे जिस तरह का क्वेश्चन दे, फैक्ट आपको याद है, अपने आप आपको याद हो जाएगा। तब इकोनॉमी के तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में, जब इकोनॉमी के 3 सेक्टर में से पूछा जाए कि ये मैन्युफैक्चरिंग किस सेक्टर में आता है, तो आप क्या बताएंगे, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ये सभी पॉइंट्स आपके चैप्टर्स के जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैं उसी को रेज कर रहा हूं, आराम से याद आ जाएगा। अब चलते हैं तीसरा पूछता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? एक सीधी सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मार्कर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये अगर मार्कर ना होता तो मैं यहां लिख नहीं पाता, अगर लिख नहीं पाता तो सही ढंग से आपको पढ़ा नहीं पाता, इसलिए ये मार्कर इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, ये इंपॉर्टेंट अपने काम की वजह से होता है और किसी वजह से नहीं होता है। इसीलिए हम जानना चाहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का महत्व क्या है, तो इसके काम के आधार पर इसके महत्व को समझेंगे। अब फिर देखिए, क्वेश्चन में कभी कभी आपको जब भी क्वेश्चन देता है, मान लीजिए कि आपको 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, जो भी क्वेश्चन की मार्किंग दी, यूजुअली बच्चों के दिमाग में एक भावना, एक धारणा बन जाती है। स्कूल में कहीं कहीं अध्यापक भी बताते हैं कि 3 पॉइंट लिखो, 4 पॉइंट लिखो। चलिए, पॉइंट नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलिए, क्योंकि वो तो अगर लिखता है कि आप 2 पॉइंट बताइए, 3 पॉइंट बताइए, तब तो आपको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखता है, केवल क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तब क्या करेंगे, तब आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, वो कंटेंट आपको आना चाहिए। खैर, आपकी सुविधा के लिए मैंने पॉइंट भी लिख दिया, जैसे ही पूछे आप बता सकते हैं। आइए देखिए, तो पहला पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। आप जानते हैं कि शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है कितना महत्वपूर्ण होता है। वो न हो, कमजोर हो, आदमी चल न पाए, आदमी अपंग हो जाए, पैरालिसिस हो जाए। इसीलिए यहां उसकी तुलना की गई है, किसकी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। जो बैकबोन है, जो काम बैकबोन का होता है शरीर में, जो शरीर को बैलेंस बनाए रखता है, काम करने में सहयोग करता है, आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसी तरह आपकी इकोनॉमी स्वस्थ रह सकती है, आपकी इकोनॉमी मजबूत रह सकती है, यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर मजबूत हो, अच्छा डेवलप करे। इसलिए इसे बैकबोन कहा गया है। दूसरा है शिफ्टिंग ऑफ अनएम्प्लॉयड टुवर्ड्स इंडस्ट्री। देखिए, आप हमें लगता है क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि इंडिया में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, मतलब कि जितनी जनसंख्या है काम करने वाली, ठीक है, उसमें से अधिकांशतः लोग कृषि में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए इंडिया में। पहले भी थे, आज भी हैं। और चूंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी एरिया है वो तो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है। और जिस गति से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और इंडिया में आज जो पॉपुलेशन है
और पहले जो था उस हिसाब से अगर देखेंगे तो जमीन तो उतनी है। इसका मतलब क्या कि उस एरिया पर पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोग काम में लगे हुए हैं, लेकिन उतना लोग उस एरिया में न भी काम करे तब भी आपको आउटपुट उतना ही मिलेगा। तो बाकी जो एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं, देखने में लगता है कि काम कर रहे हैं, लेकिन वो न रहे तो उनकी जरूरत में उतना प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या, वो दिख रहा है कि काम में लगे हैं लेकिन उनका कोई उसमें इस्तेमाल नहीं है, इसलिए वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। छुपा हुआ, दिखने में केवल काम कर रहे हैं, हकीकत में वो बेरोजगार हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा लोग उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है, जमीन है, परिवार में संख्या बढ़ती गई, कहां जाएंगे। इसलिए जिस किसी कंट्री में इस सेक्टर का, किस सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या इंडस्ट्रियल सेक्टर का जब विकास होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर से अधिकांशतः लोग शिफ्ट होकर के इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ सकते हैं, क्योंकि वहां एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ेगा, क्योंकि वहां काम की जरूरत पड़ेगी, वहां मशीनरीज या जो भी उसमें प्रोडक्शन का प्रोसेस में है उसमें सब में जरूरत पड़ेगी लोगों की। तब वो लोग कहां से आएंगे, उसी एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट होकर इसमें आ सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो भार है वो कम हो जाएगा, और जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, भले छुपे हुए हैं, वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आप इसी तरह से लिखिएगा, हम हिंदी में समझा रहे हैं इसलिए कि आपको हमेशा, आपका देखिए सीधी सी बात है, इंडिया में अधिकांशतः स्टूडेंट्स का, विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया में, भाषा जो है हिंदी है। अब पारिवारिक भाषा हिंदी है, जितना आप डीपली हिंदी में समझ जाएंगे उतना दूसरे भाषा में हो सकता है समझ में न आए। और आपका तो उद्देश्य है 100% मार्क्स प्राप्त करना, तो आप उसको इंग्लिश में जितनी लिखने की जरूरत है उतना आपको इंग्लिश पक्का आता है, आराम से उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। कंटेंट आपके पास होना चाहिए। अब कंटेंट ही अगर गलत है तो भाषा काम नहीं करेगा। आइए आप देखिए फिर और एंजॉय करिए। तीसरा है रेमेडी फॉर रीजनल डिस्पैरिटीज। अब देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि रेमेडी फॉर रीजनल डिस्पैरिटी में एक विशेष चीज ये आता है कि उन इलाकों में जो बैकवर्ड इलाका है या रिमोट एरिया है, तो वहां पर अधिकांशतः एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है, तो और एरिया की तुलना में वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट अधिक होता है। अच्छा, और ऐसे कंडीशन में वहां दूसरा कोई रोजगार का साधन नहीं होता है। लेकिन उस एरिया में मान लीजिए कि ऐसा कोई रॉ मटेरियल उपलब्ध है जो किसी इंडस्ट्री के लिए काम में आ जाए, तब जो भी उद्योगपति होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो कोशिश ये करता है उसका कॉस्ट कम हो किसी गुड्स के प्रोडक्शन में। तो कोशिश क्या करता है कि जहां पर उसके संसाधन, रिसोर्सेज, फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी आसानी से कम पैसे मिल जाए, वहां जाने की कोशिश करेंगे। तो वो हो सकता है कि झारखंड के उस एरिया में जहां पर मान लीजिए कि अच्छा खासा रॉ मटेरियल मिल जाए, वहां पर वो जाकर के इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट अधिक है, एरिया बैकवर्ड है, लेकिन रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है। तो वहां अगर इंडस्ट्री वो डेवलप करते हैं, कोई फैक्ट्री अगर बैठाते हैं, लॉन्च करते हैं, तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या कि वहां जब बेरोजगारी जितना अधिक है, अगर कुछ लोगों को रोजगार मिला तो कुछ तो कम हुआ बेरोजगारी। इस तरह से उन एरिया में जहां बेरोजगारी बहुत अधिक है या उस एरिया में जहां बेरोजगारी कम है, इसकी वजह से, इंडस्ट्री की वजह से उनका अंतर कम होता जाएगा। इसलिए वहां के जो डिस्पैरिटीज है वो कम हो जाएंगी। चलिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है।
आगे चलते हैं। टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, अब देखिए कि स्पष्ट है कि जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, यानी फिनिश गुड्स बनेंगे, ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर से जब प्रोडक्शन अधिक होगा और उस देश में रहने वालों के लिए जितनी गुड्स की जरूरत है अगर उतना उनको मिल गया, लेकिन प्रोड्यूसर के पास उसके बावजूद भी कुछ बच गया, तो क्या करेगा? अपने पास बेकार तो नहीं रखेगा ना, तो दिमाग में लगाएगा क्या कि इसको क्यों ना उन देशों को बेचा जाए जहां पर इसकी जरूरत है और वहां मूल्य भी अधिक मिले, उनकी कमाई भी अच्छी हो जाए। तब वो पता करना चाहेंगे कि उनके प्रोडक्ट को, मान लीजिए गेहूं ही ले लीजिए सपोज, लेकिन ये तो प्राइमरी सेक्टर का है, लेकिन मान लीजिए मार्कर ही ले लीजिए, कोई फैक्ट्री गई और झारखंड में मार्कर की फैक्ट्री बैठाई, मार्कर का प्रोडक्शन हुआ और प्रतिदिन वो 100 मार्कर का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन केवल 80 बिक रहा है, 20 बच जा रहा है। तो पता करना चाहेगा यार हो सकता है कोई दूसरा ऐसा देश है जहां इस प्राइस में जो हम यहां सेल कर रहे हैं उससे अधिक प्राइस में वहां लोग लेने को तैयार हो। तो क्या करेगा? उन देशों में पता करेगा और यहां की तुलना में जब वहां अधिक उनको मूल्य मिलेगा, इसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट वहां बेच देंगे। इसका मतलब दूसरे देश में अगर हम कुछ भी बेचते हैं उसी को हम एक्सपोर्ट कहते हैं। तो हमारे देश को क्या मिलेगा? फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगी, क्योंकि वो लोग जो है मूल्य देंगे। तो आप जैसे कोई चीज खरीदेंगे, मार्कर खरीदेंगे, तो आप क्या देंगे? रुपया देंगे ना। ठीक है, अब अमेरिका में अगर कोई खरीदेगा तो क्या देगा? डॉलर देगा। आप जाएंगे वहां अगर इसी मार्कर को बेचेंगे तो वो डॉलर देगा। तो डॉलर तो आपको लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसके पास तो डॉलर है। तो डॉलर क्या है? फॉरेन करेंसी है। अब उसको लेके आप इंडिया में आएंगे, वो अलग बात है कि आपको रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे देश की फॉरेन करेंसी इसकी वजह से बढ़ जाएगा, यदि हमारे यहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से अधिक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाए। चलिए, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं पांचवा पॉइंट, टू गेट प्रॉस्पेरिटी, टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ये पॉइंट ये बताता है कि वास्तव में वो देश, पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, वो देश बहुत धनाढ्य है, बहुत रिच है, जो अपने ही देश के रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना है। और अभी अभी मैंने डेफिनेशन बताया कि रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो वो देश ज्यादा धनाढ्य होगा और अधिकांशतः डेवलप्ड कंट्रीज में यही काम होता है। वहां पर आप जाएंगे तो सबसे अधिक तीनों सेक्टर की तुलना में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की तुलना में सबसे ज्यादा विकास आपको मिलेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर को, यानी रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस ही वहां अधिक मिलेगा। अब वहां इसकी वजह से धनिक क्यों हो जाएंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया है क्या कि भाई अगर गेहूं को आप आटे में कन्वर्ट करेंगे तो गेहूं का जो मूल्य है आटा बनने के तुरंत बाद क्या वही रह जाएगा? नहीं, आटा का मूल्य गेहूं से अधिक हो जाएगा। तब उसका वही रॉ मटेरियल अधिक से अधिक वैल्यू एड कर देगा, अधिक पैसा उसको अपने ही देश में दे देगा, इसलिए वो देश धनी हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ? जब रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में हमने तब्दील किया, चेंज किया। इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, जिसकी वजह से वहां अधिक पैसा मिला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग ये भी पढ़े कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, और एकदम एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं ना वही आपके लिए चल रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट उठाते हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव।
ये कहता है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों अलग अलग रहे, ऐसा नहीं होता है। दोनों रिलेवेंट है, दोनों के सहयोग से समृद्धि मिलती है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन हो, व्हीट का हो, राइस का हो, ज्वार का हो, बाजरा का हो, ठीक है, आलू का हो, जो कुछ भी हो, मिल्क का हो, जो कुछ भी हो, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कुछ भी प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन में पहले की तुलना में अगर वहां के किसान और अधिक उत्पादन बढ़ाना चाहें तो कैसे हो सकता है? एरिया तो वही रहेगा। तो आप कह सकते हैं सर, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके उसी एरिया में पहले से अधिक हम उत्पादन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर एरिया है, किसी किसान के पास खेत है और उसमें वो मान लीजिए कि 20 क्विंटल व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा है और कई साल तक लगातार ही करता जा रहा है। बाद में उसे पता चला कि अगर इस एरिया का इरिगेशन पहले से बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए कि यहां केवल 1 क्रॉपिंग सिस्टम में बढ़ा दिया जाए तो 2 क्रॉपिंग सिस्टम हो सकता है। हो सकता है कि जिस समय क्रॉपिंग हो रहा हो उस समय कीड़े उसके फसल को काट दे रहे हैं, अगर उसको इंसेक्टिसाइड्स मिल जाए छिड़काव करने के लिए तो उससे उसका बचाव हो सकता है। हो सकता है कि फसल मैन्युअली उसकी हार्वेस्टिंग हो रही है जिसकी वजह से समय अधिक लग जा रहा है और ऐसे में मौसम खराब होने की वजह से मान लीजिए कि वो खेत में ही उसका गेहूं सड़ जा रहा है। अगर हार्वेस्टर हो 1-1.5 घंटे में पूरी कटाई हो जाएगी, सब कुछ इसे मिल जाएगा। इसका मतलब क्या कि अगर इन चीजों का यानी इसी एरिया में मान लीजिए कि फर्टिलाइजर्स यूरिया का, डीएपी का छिड़काव करके चाहे तो इसका प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। तो ये सब चीजें जो अभी मैंने कहा कि यूरिया यानी फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, है ना, इरिगेशन के लिए पाइप, ठीक है, ट्यूबवेल्स, मशीन्स, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, अगर ये मिल जाए उसको तो स्पष्ट है कि यही 20 क्विंटल हो सकता है कि 25 क्विंटल के बराबर हो जाए। यानी 20 से उत्पादन कितना हो जाए, 25 एरिया ही रहेगा। तो जिन जिन चीजों का मैंने नाम लिया, एक ही सेक्टर का प्रोडक्शन है, सेकेंडरी सेक्टर का, तो इसकी वजह से सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट भी हो सकता है और सेकेंडरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन होगा यहां वो लोग उसकी डिमांड कर सकते हैं, तो इसका भी साथ साथ डिमांड बढ़ेगा। सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुआ है और साथ साथ इसका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसलिए दोनों निश्चित तौर से साथ साथ रह सकते हैं। ऐसा नहीं, दोनों का विकास एक साथ हो सकता है, दोनों के विकास में एक दूसरे के उत्तरदायी भी हो सकते हैं, सहयोगी भी हो सकते हैं। इसलिए दोनों को अलग अलग कभी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए बोथ आर नॉट एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं है कि एक का विकास होगा तो दूसरे का नहीं, एक दूसरे सहयोग कर सकते हैं वहां पर। अगर ऐसा पॉइंट पूछे, क्वेश्चन पूछे, तो आप इसी ढंग से उसको आप समझाएंगे, जैसे मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इनकम। बहुत अच्छी बात है। इस पॉइंट में ये बताता है कि अगर हम किसी कंट्री के नेशनल इनकम का बात करें या सामान्य तौर से ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, जीडीपी की बात करें,
यानी हम ये बात करें कि हमारे देश में कुल जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है वो कितना है, तो इसका मूल्यांकन जब उसी को मनी में कन्वर्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। तो जो भी है, मान लीजिए कि हमारे देश में 2023 में कुल जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, हालांकि फाइनल को लिया जाता है, उन सबकी अगर वैल्यूएशन करें तो 100 करोड़ रुपए के बराबर है। ठीक है ना? तो ये कहता है और इसके बराबर है। तो पिछले 2 डिकेड से जब इसका डाटा लिया गया तो पता चला कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 17% के लगभग बराबर है। यानी इस पूरे इनकम में 17% आपका किससे आता है? इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हां, कंपैरेटिवली अगर हम देखें अभी भी तो हमारे देश में जो हो रहा है, अगर दूसरे इंडिया वर्ल्ड के दूसरे कुछ देशों से अगर तुलना करते हैं, ठीक है ना, यानी अगर ईस्ट एशियन कंट्री से हम तुलना करते हैं, सपोज मान लीजिए जैसा कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, अगर वही डाटा क्वेश्चन पूछता है तो वहां लगभग 25 से लेकर के और 35% तक का योगदान होता है जीडीपी में। किस सेक्टर का? इंडस्ट्रियल सेक्टर का, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। यानी देश के इनकम में उन देशों में इतना, हमारे देश में इतना, तो हम भी पहले से तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जहां की और देश पहुंचे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है हमारे देश के इनकम में, यानी 17%, ये बहुत बड़ा योगदान है, और जबकि पहले इतना नहीं था। चलिए, योगदान भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल लोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट्री इन इंडिया। यानी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कोई फैक्ट्री बैठाना चाहता है, लॉन्च करना चाहता है, तो किस जगह बैठाएगा इंडिया में। देखिए, सीधी सी बात है, मान लीजिए कि मैं मार्कर का प्रोडक्शन करना चाहता हूं, या मान लीजिए मैं ट्रैक्टर का प्रोडक्शन करना चाहता हूं, या मैं फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करना चाहता हूं। तो मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मैं देश के लिए काम कर रहा हूं? नहीं, अपने लिए काम कर रहा हूं। मुझे कुछ अर्न करना है, कुछ कमाना है। तो कुछ कमाना है तो उसके लिए हमेशा हम सोचेंगे ना कि जो भी काम करें उसमें हमारे लिए कुछ पैसा बच जाए, मतलब हम प्रॉफिट की बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रॉफिट का। सीधी सी बात है। तो इस मार्कर को बनाने में अगर 20 रुपया खर्च हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि हमको 20 रुपए से अधिक मिलेगा, तब तो हम बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि हमने तय कर लिया किसी ऐसे जगह पर जहां मार्कर का हम उत्पादन करेंगे, और वहां पर मार्कर बनाने का जो रॉ मटेरियल है उसका आकाश देखेंगे कम पड़ रहा है कि नहीं। वहां हम ये चेक करेंगे कि बना तो लिया वहां पर, वहां रॉ मटेरियल उपलब्ध है, लेकिन उसको बेचेंगे मार्केट में, बाजार में, तो वहां से सामान मार्केट में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कम है कि अधिक, ये भी सोचेंगे। हम वहां लेबरर्स को लगाएंगे, देखेंगे कि वहां लेबरर्स की उपलब्धि है कि नहीं है। अगर है तो ऐसा तो नहीं कि उनकी मजदूरी बहुत अधिक है, ये भी हम सोचेंगे। तो ऐसे इन सब बातों पर विचार करते हुए तब हम तय करेंगे कि हम अपनी ये मार्कर बनाने की फैक्ट्री कहां पर स्टेब्लिश करें, जहां पर आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाए, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन सस्ता मिल जाए, जहां पर लेबर सस्ते मिल जाए। तो कंफर्म है कि कुछ इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम वहीं स्टेब्लिश करेंगे। और अधिकांशतः ये सब चीजें शहर में या शहर के नजदीक ही मिलता है।
तो यूजुअली इसीलिए आप देखते होंगे कि अधिकांशतः इंडस्ट्री का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो शहर में या शहर के आसपास हो जाता है, विशेष रूप से छोटे उद्योग का। भारी उद्योग की भी बात हम नहीं करेंगे। तो इन बेसिस पर ध्यान देते हुए तब तय होता है कि फैक्ट्री का लोकेशन क्या होगा। आपसे भी जब क्वेश्चन पूछे तो इन्हीं पॉइंट पर ध्यान देके आप बताएंगे कि ये चीजों पर हम विचार करेंगे, और जहां ये चीजें हमें सस्ते में मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे, हम वहीं पर फैक्ट्री लॉन्च करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडस्ट्रियल लोकेशन के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, यूजुअली आता है कई बार, व्हाट इज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, ये कहता है कि अधिकांशतः इंडस्ट्रियलिस्ट या उद्योगपति वो ये सोचते हैं कि हमारे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए वो सभी चीजें जो आसानी से मिल जाए, सस्ते में उत्पादन हो जाए, कॉस्ट कम हो। क्योंकि जब प्रॉफिट की बात करेंगे ना, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है। सीधी सी अगर बात करें तो मार्कर बनाने में अगर 20 रुपया लगा, हमने उसको 25 रुपए में बेचा, तो जो बेचा वही हो गया रेवेन्यू, और जो बनाया वही हो गया कॉस्ट। तो पक्का है कि प्रॉफिट कितना मिला, 5 रुपया मिला। तो ये सभी लोग सोचते हैं। इसीलिए अगर इन सभी उद्योगों का या कुछ उद्योगों का टेंडेंसी हो कि जिस एरिया में या शहर के आसपास या शहर में ही इन सब रॉ मटेरियल का, ट्रांसपोर्टेशन का, लेबर का आसानी से कम पैसे में उपलब्धता हो जाए, तो वहीं जाने की कोशिश अगर जो लोग करते हैं या अधिकांशतः लोग करते हैं, ऐसे जहां भी करते हैं उस इकोनॉमी को ही कहते हैं क्या, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहते हैं। अब दूसरा सेगमेंट हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।